तो गुड आफ्टरनून बेटा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले टाइम हमने रेडॉक्स रिएक्शन का वो बैलेंसिंग ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन कर लिया था। तो बेटा अब हमारे पास जो चीज़ है दैट इज वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट जिसमें आ जाएगा और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स भी आप उससे उसकी बेसिस पर जो सवाल बनते हैं बेटा मैं आपको वो भी ट्राई करवा दूंगा। ठीक है, उसकी भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो बेटा जो शीट है वो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो आप उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पर भी कॉपी करके लिख सकते हैं। ठीक है, सो बेटा ये 12 सवाल है, तो इन 12 सवालों को हम 12 क्वेश्चन है जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेटा जैसे आप देख रहे हैं 1 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्रेट गिव्स 0.86 ग्राम्स ऑफ मेटल सल्फेट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। तो बेटा आपके पास मेटल नाइट्रेट का 1 ग्राम है। यू हैव, पहला क्वेश्चन जो बेटा है दैट इज यू हैव मेटल नाइट्रेट। अब बेटा याद रखिएगा मेटल नाइट्रेट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मेटल नाइट्रेट। मेटल कौन सा है हमें वो पता नहीं है, लेकिन बेटा हम मेटल के ऊपर एक चार्ज रख सकते हैं ना M+X, और इसके बाद बेटा हमारे पास नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट स्टैंड्स फॉर NO3 माइनस। तो बेटा मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, मेटल नाइट्रेट जो होगा दैट विल बी MnO3X। उसी तरह से बेटा मेरे पास मेटल सल्फेट भी है, तो सॉरी दिस प्लस X और यहां से SO4-2, सो द मेटल सल्फेट विल बिकम M2SO4 होल X। ठीक है, तो क्वेश्चन इज सेइंग, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग इज दैट 1 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्रेट गिव्स अस 0.86 ग्राम्स ऑफ मेटल सल्फेट। ठीक है, तो बेटा मतलब हमारे पास इस साइड से क्या है बेटा, वी हैव मेटल नाइट्रेट MnO3X, दिस इज गिविंग अस M2SO4 होल X। बेटा इसका हमारे पास 1 ग्राम है और इसका हमारे पास 0.86 ग्राम्स है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप इस मेटल का क्या निकाल लो, आप इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। सो द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग बट इट इज ऑल्सो वेरी इजी। ठीक है, कैसे इजी है वो मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए बेटा हमारे पास मेटल नाइट्रेट है, सो मेटल नाइट्रेट इज MnO3X, दिस गिव्स अस मेटल सल्फेट M2SO4X। बेटा इसका है 1 ग्राम और इसका है 0.86 ग्राम्स। ठीक है, तो बेटा आप क्यों जानते हो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या कहता है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन द इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड इज इक्वल। तो बेटा मैं यहां से देखकर कह सकता हूं कि इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल नाइट्रेट, इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल नाइट्रेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल सल्फेट। अब बेटा ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं बेटा इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। सो बेटा आई कैन राइट वेट ऑफ मेटल नाइट्रेट, व्हाट इज दैट इज 1। तो बेटा आई विल राइट 1 डिवाइडेड बाय बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास, या फिर मैं कहूंगा इसका इक्विवेलेंट वेट। आप जानते हो बेटा दिस इज अ बाइनरी कंपाउंड। ठीक है, और बाइनरी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे दिया जाता है, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स कैटायनिक पार्ट प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स एनायनिक पार्ट। तो बेटा मैं क्या कह सकता हूं, आई कैन से दैट दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट। ठीक है, मेटल का हो गया, ठीक, इज इक्वल बेटा इसका कितना वेट है 0.86 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट। तो बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट क्या बनेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट। ठीक है, किसी भी बाइनरी कंपाउंड का, फॉर एनी बाइनरी कंपाउंड बेटा यू कैन ऑलवेज से दैट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स कैटायनिक पार्ट प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स एनायनिक पार्ट। ठीक है बेटा, अब देखिए हमें यहां से क्या करना है, 1 तो बेटा ठीक ही है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल वी हैव टू गेट इट, तो बेटा मैं इसको ई ही लिख रहा हूं, प्लस व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट। बेटा नाइट्रेट फॉल करता है आयन की कैटेगरी में, और किसी भी चीज का इक्विवेलेंट वेट होता है उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या आयनिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो बेटा इसका आयनिक मास कितना है, नाइट्रोजन का हो गया 14 और ऑक्सीजन का हो गया 48, सो 48 प्लस 14 इज 62, और इसका चार्ज कितना है बेटा, इसका चार्ज 1 है, तो इसका n फैक्टर भी 1 ही हो जाएगा। तो बेटा दैट इज इक्वल टू 62 डिवाइडेड बाय 1, लिखने की बेटा जरूरत नहीं है, इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाय बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल यही तो निकालना है, प्लस सल्फेट का बेटा इक्विवेलेंट वेट, व्हाट इज दैट इक्वल टू, सल्फेट इज 96
इसकी चार्ज कितनी है 2, तो 96 डिवाइड बाय 2 बेटा दैट विल टर्न आउट टू बी 48. जस्ट क्रिस क्रॉस देम एंड यू विल गेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल. तो बेटा सबसे पहले, अच्छा यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 0.86 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है ना 0.86. सो मल्टीप्लाई दिस बेटा, यू गेट E प्लस 48 इज इक्वल टू, बेटा आप 0.86 को तो ऐसे ही रखिए, यहाँ पर होगा E प्लस 62, ठीक है. अब बेटा यहाँ से आइए, जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचेंगे, द मोमेंट ए स्टूडेंट रीचेस हियर, बेटा वो यहीं पर गिव अप कर देगा, बोलेगा 0.86 को कौन 62 से मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन बेटा ये भी आपको करना खुद ही है. तो बेटा यहाँ से आएगा E प्लस 48, बेटा जरा मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज इक्वल टू 0.86 E प्लस, तो बेटा 0.86 इंटू 62 को अगर 0.86 से करेंगे दैट विल बी अराउंड, देखो 62 को अगर मैं 0.9 मान लूँ, सो दैट विल टर्न आउट टू बी अराउंड 54, 8 6 40, बेटा ये बन जाएगा हमारे पास 53.32. दिस विल टर्न आउट टू बी 53.32. बेटा आप 62 को कीजिए 0.86 से मल्टीप्लाई, दैट विल टर्न आउट टू बी 53.32. बस बेटा इसको ट्रांसपोज कीजिए, जरा इसको इधर लाइए, E minus 0.86 E, बेटा that will become 0.14 E is equal, बेटा 48 को उधर ले जाइए, तो 53.32 minus 48, बेटा वही बनेगा 5.32. बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 5.32 डिवाइडेड बाय 0.14. बेटा इज दिस 0.14 एक्चुअली 14 डिवाइडेड बाय 100, वो 100 उठकर कहाँ आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो तो वो 532 बन जाएगा, बेटा ये बनेगा 532 एंड देन यू हैव 14 इन द डिनोमिनेटर. तो बेटा अगर 532 है और 14 डिनोमिनेटर में है, बेटा जरा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 14 1 जा 14, 14 3 जा 42, 14 4 अगर करेंगे तो वो 56 हो जाएगा, 14 3 विल बी 42. 53 में से बेटा 42 निकालिए, 53 में से बेटा 42 जाएगा तो इट विल बी अराउंड 11. 11 किसके साथ मिलेगा, 2 के साथ, बन गया 112. बेटा अगर आप 14 इंटू 8 करोगे, बेटा 14 इंटू 8, बेटा बिल्कुल वो बन जाएगा हमारे पास 112. तो बेटा इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना था, इसका इक्विवेलेंट वेट 38 ग्राम्स था, ठीक है. सो दिस वाज एज सिंपल एज दैट. आपको बस कॉन्सेप्ट ही लगाना है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स का. इनफैक्ट कि जितनी भी ये न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, आप देखोगे इन सब में आपको यूज क्या करना है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स. देयर इज नथिंग मोर टू बी यूज्ड अदर देन knowing how to apply law of equivalence. If you are able to do that, you can solve any question. ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं. Let's solve another one. अभी ये ठीक ही दिख रहा है. Let's solve one more. तो बेटा अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ए सैंपल कंटेनिंग 10 moles of Ki, 20 moles of H2O2, 3040 grams of FeSO4 and 30 moles of twice FeC2O4 3 times SnC2O4. ठीक है, देखो बेटा आपके पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन. बेटा आपके पास एक टाइट्रेशन हो रही है, ऑक्सीडाइज करना है, किसको, आपको ऑक्सीडाइज करना है पोटेशियम आयोडाइड, H2O2, FeSO4 और फेरस ऑक्सलेट और टिन ऑक्सलेट के एक कंपाउंड का, किसकी मदद से, KMnO4 की मदद से. सो बेटा द कंपटीशन इज बिटवीन KMnO4 एंड किसके साथ बेटा इसकी करवानी है, तो बेटा यू हैव पोटेशियम आयोडाइड, H2O2, यू हैव FeSO4 और बेटा यू हैव, और क्या है आपके पास, और आपके पास ट्वाइस Fe2 C2O4, Fe2 है नहीं बेटा, दिस इज Fe ओनली, दिस इज Fe डॉट 3 times SnC2O4. ठीक है, तो बेटा ये सब के सब क्या एक्ट कर रहे हैं, एज ऑल दीज 4 आर एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड दिस इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यू नीड टू कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज दीज. ठीक है बेटा, तो बहुत सिंपल है बेटा, क्या, KMnO4, acidified KMnO4, बेटा we know acidified KMnO4 has an N factor of 5. So what will we say? बेटा हम यहाँ पर लगाएंगे summation of equivalents of oxidizing agent is equal to summation of equivalents of reducing agent. बेटा हमारे पास कितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, सिर्फ एक ही, कौन सा, KMnO4. So I can write this as equivalents of KMnO4 is equal to, यहां से बेटा समेशन कीजिए, इट विल बी इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Ki प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ FeSO4 प्लस बेटा क्या आएगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ
Fe, sorry, I should write like this, twice FeC2O4 dot 3 times SnC2O4. ठीक है. Now can you tell me what do we need to find for KMnO4 moles? क्या बेटा आपको कोई ऐसी डेफिनेशन पता है जिसमें हम मोल्स को इक्विवेलेंट्स में लिख सकते हैं? Yes, moles into n factor is equivalents. So बेटा I can write this as moles into, बेटा KMnO4 acidified है, क्या है n factor इसका 5. So that is equivalent is equal. बेटा Ki के क्या दिए गए हैं? 10 moles हैं बेटा Ki के, ठीक है. बेटा Ki का n factor, do you remember? KMnO4 oxidizes potassium iodide to iodine. तो बेटा सोच के देखो, Ki कन्वर्ट हो रहा है आयोडीन में, ठीक है. तो Ki में आयोडीन के ऊपर कितना है? -1 है ना. जैसे आपके पास Ki है, Ki किस में कन्वर्ट हो जाता है? I2 में. Ki में कितना है? -1, इधर कितना है? 0. चेंज कितने का है? 1 का. एटम्स कितने हैं? 1. तो बेटा Ki का जो n फैक्टर है दैट इज 1. सो आई विल राइट दिस एज 10 into 1 प्लस. बेटा इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2, क्या आपको H2O2 के मोल्स? यस, यू हैव बीन गिवन 20 एंड वी नो दैट द n फैक्टर ऑफ H2O2 इज ऑलवेज 2. तो बेटा मैं यहां पर 2 लगा दूंगा, ठीक है. प्लस बेटा FeSO4, बिल्कुल बेटा हमें क्लास में करते भी हैं कि हमारे पास KMnO4 फेरस को किस में कन्वर्ट कर देता है? फेरिक में. बेटा फेरस हो गया +2, फेरिक हो गया +3. चेंज कितने का है? 1 का. एटम्स कितने हैं? 1. सो अगेन इसका n फैक्टर कितना है? 1. बट इफ यू सी यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद क्या 3040, इसके ग्राम्स दिए गए हैं बेटा. तो आप लिखोगे ना 3040 डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास, और बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास है 152, ठीक है. इनटू ये तो इसके मोल्स हो गए बेटा, इसका n फैक्टर 1 प्लस, जरा बेटा इसके मोल्स देखिए कितने हैं? 30 मोल्स. लेकिन बेटा याद कीजिए ऑक्सलेट कंटेनिंग ग्रुप को कैसे निकालते हैं n फैक्टर? सबसे पहले टोटल कार्बन गिन लो. 2 2s 4 और 3 2s 6. 6 plus 4 is 10. टोटल में कितने कार्बन एटम्स है? 10. प्लस चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इफ इट कैन. क्या बेटा आयरन चेंज कर सकता है? यस. +2 से +3. चेंज कितने का? 1 का. लेकिन आयरन है कितने बेटा? 2. तो हो गया 2. पहले कितना आया था? 10 + 2 आयरन की वजह से. टिन किस में है बेटा? +2 में. स्टेनस कन्वर्ट हो जाता है स्टेनिक में, मतलब +2 से +4. बेटा चेंज कितने का है? 2 का. लेकिन टिन के एटम्स कितने हैं? 3. तो 3 2s 6. पहले आ चुका था बेटा 12, अब आ गया 6. तो मतलब बेटा इसका n फैक्टर इट इज 18. ठीक है, बस बेटा इसको सॉल्व करना है, मोल्स आपके पास आ ही जाएंगे. सो मोल्स into 5 is equal 10 1s is 10, 22s is 40 प्लस बेटा 152 1s 152, 2s is 304 और बेटा 0 जुड़ जाएगा. 20 into 1 is 20 प्लस 30 into 18, बेटा 18 3s 54, 54 को 0 लगा दो सामने, बेटा वही बनेगा आपके पास 540. इसका मतलब बेटा मोल्स ऑफ KMnO4 required is equal बेटा 40 plus 10 50, 50 plus 20 70, 70 plus 400 540, 610. कितना बेटा? 610. 610 को किससे डिवाइड करना है? 5 से. कीजिए बेटा इसको. 5 1s 5, 2 कैरी, सॉरी 1 कैरी, ये 11 बन गया बेटा. 5 2s 10, 1 कैरी, 5 2s 10. तो बेटा आपको मोल्स कितने चाहिए इसके? 122 मोल्स आर रिक्वायर्ड ऑफ KMnO4 टू ऑक्सीडाइज दीज 4 कंपोनेंट्स. सो आई होप बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, बस देखनी है कि इक्विवेलेंट्स की कौन सी डेफिनेशन काम में आएगी. जो इक्विवेलेंट्स की डेफिनेशन काम में आएगी बेटा आपको इसका इस्तेमाल कर लेना है. सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3, बट फर्स्ट लेट मी चेक इफ इट्स क्लियर. यस, इट्स क्लियर. नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हाउ मेनी ml ऑफ डेसीमोलर K2Cr2O7 आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 50 ml ऑफ सेमीमोलर सॉल्यूशन ऑफ मोहर साल्ट. बेटा देखो टाइट्रेशन या रिएक्शन किस किस के बीच में है? पोटेशियम डाइक्रोमेट वर्सेस मोहर साल्ट. बेटा मोहर साल्ट क्या होता है? NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6 टाइम्स H2O. यहां पर बेटा चेक कर लेना, आइदर इट इज 6 और इट इज 7. ठीक है, तो यहां पर देख लेना क्या है, 6 या 7 है. ठीक है, चलो दिस इज मोहर साल्ट एंड दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट. बेटा वी नो दैट
मोहर साल्ट का एन फैक्टर कितना होता है 1, और K2Cr2O7 का एन फैक्टर बेटा 6 होता है। ठीक है, चलिए हमें बेटा बोलने हैं इसका डेसीमोलर सॉल्यूशन दिया है, तो मतलब बेटा आपके पास इसकी मोलैरिटी कितनी है, डेसीमोलर मतलब बेटा 0.1, और बेटा इसकी मोलैरिटी कितनी दी गई है, दैट इज सेमी मोलर, बेटा मतलब यहां पर मोलैरिटी कितनी है 0.5। तो बेटा बस आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ मोहर साल्ट। ठीक है, तो बेटा जरा इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 लगाइए, हो गया नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। यहां पर कौन सी इक्विवेलेंट्स की डेफिनेशन लगेगी, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। Now you may have this question in your mind, how am I able to say which definition of equivalents need to be used? So बेटा we know that जिस हिसाब से हमारे पास सवाल दिया गया होगा हम equivalents की वही वाली definition उठाएंगे। Since I am concerned with volume of the solution right now, that means 1 minute. Since we are concerned with the volume of the solution, तो बेटा मेरे को normality into volume वाली concept लगाना है। क्योंकि मुझे नॉर्मेलिटी नहीं दिया गया है, बट आई नो दैट नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, तो बेटा मैं वही लगाऊंगा यहाँ पर। तो इक्विवेलेंट्स किसके पहले बराबर, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल, बेटा यहाँ पर भी एन डैश इनटू वी डैश। ठीक है बेटा K2Cr2O7 की मोलैरिटी कितनी दी गई है 0.1, लेकिन बेटा इसका एन फैक्टर कितना है 6, सो 0.1 इंटू 6 बन गई इसकी नॉर्मेलिटी। वॉल्यूम बेटा हमें इसका निकालना है n dash. Now if you know n dash कितनी मोलैरिटी 0.5, मोहर साल्ट का n फैक्टर बेटा 1 हो गया, और v डैश आपको इसका कितना वॉल्यूम दिया गया है 50 ml, 50 ml दिया गया है। अब बेटा जरा निकालो यहां से, आप देखो यहां से v किसके बराबर आएगा, इट विल बी 50 इंटू 0.5 25, 50 इंटू 5 इज 250, यस बेटा दिस इज 25 डिवाइडेड बाय बेटा कितना चला जाएगा 0.6, 0.6 is actually 6 by 10, 10 को बेटा ऊपर लीजिए, this becomes 25 by 6, लेकिन बेटा यूनिट्स mls के आ जाएंगे। तो बस as simple as that आपको ये क्वेश्चंस लगाने हैं। Let's come to question number 4. So beta, let's come to question number 4, which says that, just give a minute. Let's come to beta question number 4, and question number 4 says that 25 ml of acidified KMnO4 reacts completely with 3.4 milligrams of H2O2. Determine the normality and molarity of KMnO4. देखिए बेटा, अब रिएक्शन किस किस के बीच में है बेटा, इट इज बिटवीन KMnO4 एंड H2O2। ठीक बेटा, हम जानते हैं KMnO4 always acts as an oxidizing agent, but we know that H2O2 it can act as both oxidizing as well as reducing agent। तो अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है बेटा, तो फिर से तो वही कहेंगे ना, क्या इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 is equal to equivalents of H2O2। ठीक है, चलिए बेटा KMnO4 का हम इक्विवेलेंट्स की कौन सी डेफिनेशन उठाएंगे। इफ यू जस्ट सी एट द क्वेश्चन सेज 25 ml, बेटा जैसे ही वॉल्यूम आ गया यू आर इन अ पोजीशन टू से दैट हम नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम वाली डेफिनेशन लगाने वाले हैं। तो बेटा हमें क्या करना है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 3.4 मिलीग्राम्स। बेटा H2O2 का क्या दिया गया है 3.4 मिलीग्राम्स। आप बेटा इसमें कौन सी डेफिनेशन उठाने वाले हो, मोल्स इनटू एन फैक्टर। नाउ इफ दिस इज द वॉल्यूम गिवन एज 25 ml, और आपने अगर 25 ml इसमें डायरेक्टली बेटा यूज कर लिया, आप फिर नहीं लिख रहे हो इक्विवेलेंट्स, यू आर राइटिंग मिली इक्विवेलेंट्स। अब उस चीज का ध्यान रखिएगा, मोल्स यहां पर लिख रहे हो लेकिन वेट किस में दिया गया है बेटा, मिलीग्राम्स में। जरा ध्यान रखना है यहां पर बेटा, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी किसके बराबर है, मोलैरिटी
अच्छा, हमें इसकी नॉर्मेलिटी भी निकालनी है, ठीक है। नॉर्मेलिटी इनटू व्हाट इज द वॉल्यूम गिवन 25, बट आई विल डिवाइड दिस बाय 1000, क्योंकि वॉल्यूम mls में है, मुझे लीटर्स में लेना है, बिकॉज आई एम राइटिंग इक्विवेलेंट्स नॉट मिली इक्विवेलेंट्स। तो बेटा मोल्स, आपको कितना वेट दिया गया है बेटा, यू हैव बीन गिवन 3.4 मिलीग्राम्स था बेटा, मैंने उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड करूंगा बेटा 34 से, और आपको पता है H2O2 का n फैक्टर 2, ठीक है। सो बहुत ही आसान है बेटा। नॉर्मेलिटी किसके बराबर, इस 1000 को उठाकर इसके साथ लाओगे तो ये और ये कैंसल आउट, ठीक है। 25 बेटा नीचे, लेकिन ये क्या बनेगा 34 बाय, see this is 34 divided by 10 into 2 divided by 34, ठीक है। क्या ये 34 भी कैंसल, बेटा 2 1 जा 2 5 जा, तो बेटा नॉर्मेलिटी किसके बराबर 1 divided by 5 into 25, that becomes 1 divided by 125, ये नॉर्मेलिटी आ गई। लेकिन क्या आपको सिर्फ नॉर्मेलिटी पर ही रुकना है, नहीं, यू ऑल्सो नीड टू कैलकुलेट मोलैरिटी। बेटा वी नो दैट मोलैरिटी इंटू n फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। सो बेटा बताइए मुझे मोलैरिटी किसके बराबर, व्हाट इज नॉर्मेलिटी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 125, व्हाट इज n फैक्टर ऑफ KMnO4, क्योंकि बेटा ये एसिडिफाइड KMnO4 है, तो n फैक्टर विल बी 5, इट बिकम्स 1 डिवाइडेड बाय 625, वही हमारा फाइनल आंसर। इज दिस क्लियरली विजिबल? यस, दिस इज क्लियरली विजिबल। सो आई होप बेटा यू आर एबल टू कोप अप विद दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सवाल तब है जब आपको आता हो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना, और जब आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमने क्लास में भी लिखे हैं उनका एन फैक्टर पहले से ही पता हो, जैसे KMnO4, इसका एन फैक्टर होता है 1 या 5 या 3 डिपेंडिंग अपॉन वेदर द मीडियम इज बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल। यू हैव K2Cr2O7 जिसका एन फैक्टर हमेशा के लिए फिक्स है 6, बिकॉज इट वर्क्स ओनली इन एसिडिक मीडियम। H2O2 चाहे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, बेटा इसका एन फैक्टर 2 होता है, ठीक है। और अगर आपको पता हो ऑक्सलेट आयन, उसका एन फैक्टर हमेशा 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हमने पढ़ी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको उस चीज को पता होनी चाहिए, ठीक है। और आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि आखिर इक्विवेलेंट्स की कौन सी डेफिनेशन उठानी है। बेटा अगर मोल्स दिए गए हैं तो मोल्स इनटू एन फैक्टर, एंड इफ यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद वॉल्यूम नॉर्मेलिटी, देन यू नो दैट इक्विवेलेंट्स की कौन सी डेफिनेशन उठानी है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। लेट्स कम टू बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 says that if 125 ml, देखो बेटा आपके पास क्या है, 125 ml of oxalic acid dihydrate is titrated against 125 ml of sodium hydroxide। तो बेटा आपके पास टाइट्रेशन हो रही है किसकी, ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट वर्सेस किसकी बेटा, NaOH की, ठीक है। आपने बेटा इसका भी 125 ml लिया है, और बेटा आपने इसका भी 125 ml लिया है, चलो ठीक है। अब कह रहा है बताओ नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, अगर बेटा आपको इस ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 63 दिया गया है, और बेटा NaOH का जो आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है वो 40 दिया गया है। आपको बोलना है रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या है, क्या वो न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है ना। तो क्वेश्चन इज सो सिंपल कि बेटा आप क्या काम करो, अगर एक सॉल्यूशन में एसिड बच जाता है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेटा अगर एक सॉल्यूशन में बेस होता है तो सॉल्यूशन बेसिक बन जाएगा। अगर एक सॉल्यूशन में एसिड भी है बेस भी है लेकिन दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर हैं, तब बेटा सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल। और अगर सॉल्यूशन में ना ही एसिडिक है ना ही बेस है, तो बेटा आप क्या काम करते हो, आप बोलोगे वो बेसिक है, सो दैट इज न्यूट्रल। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आप एक काम करो, इसके निकालो क्या इक्विवेलेंट्स, और इसके भी निकालो इक्विवेलेंट्स, कंपेयर करके देख लो बेटा, अगर इसके इक्विवेलेंट्स ज्यादा इसके कम तो सॉल्यूशन एसिडिक, अगर इस वाले के ज्यादा और इसके कम सॉल्यूशन बेसिक, अगर दोनों के बराबर तो सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। बस बेटा यही सवाल है, ठीक है। अब मसला है बेटा हम यहां से कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट्स। सो बेटा देखो मैं क्या लिखूंगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। तो बेटा आई होप कि आप इसको खुद ही इंटरप्रेट कर पाओगे, ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, ठीक है। चलिए बेटा कौन सी वाली डेफिनेशन आएगी, जैसे ही द मोमेंट यू सी बेटा यू हैव वॉल्यूम, just think like this, you need to use normality into volume. But the main problem right now that we are encountering is that we haven't been provided with molarity, but beta we have been provided with percentage weight by volume, and we know that बेटा हम क्या जानते हैं, molarity is equal to percentage weight by volume into 10 divided by molecular mass of solute, that is oxalic acid dihydrate। जरा बेटा इसका कैलकुलेट कर लीजिए, 2 कार्बन्स का 24
4 का ऑक्सीजन का 64, 64 24 बेटा 88, 2 हाइड्रोजन का 2 तो हो गया 90, 90 और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स 36, 90 36 126। तो बेटा यहां से आपके पास आएगा 126। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना दिया है बेटा 63 इंटू कीजिए 10 डिवाइडेड बाय कीजिए 126। 63 1 जा 63 2 जा 2 1 जा 2 5 जा बेटा मोलैरिटी इज 5। ठीक है, जरा बेटा यहां से भी निकाल लीजिए ऐसे ही। मोलैरिटी इज इक्वल परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बेटा दैट इज 40 इंटू 10 तो है ही है बेटा, इसका मॉलिक्यूलर मास और इसका मॉलिक्यूलर मास भी बेटा 40 40 40 कैंसिल, इसकी मोलैरिटी 10। ठीक है, तो बेटा जरा बताइए मुझे इक्विवेलेंट्स ऑफ किसके बराबर आएगा? इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट दैट इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। बेटा मोलैरिटी कितनी निकली 5। जरा बेटा आपको पता है ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का क्या होता है एन फैक्टर? चूंकि ये एसिड है बेटा, तो एसिड का एन फैक्टर उसकी बेसिसिटी होता है, और ये कितने हाइड्रोजन बाहर छोड़ता है? 2 बेटा, एक ये वाला एक ये वाला, तो बेटा इसका एन फैक्टर 2 बन जाएगा। ठीक है, हो गया नॉर्मेलिटी। बेटा वॉल्यूम जरा कीजिए, वॉल्यूम कितना दिया है 125, एंड बेटा इफ यू सी दिस इज डिवाइडेड बाय 1000 बिकॉज आई एम राइटिंग हियर इक्विवेलेंट्स, सो यू नीड टू एंश्योर दैट द वॉल्यूम इज इन mls, sorry in liters not ml, because if you use volume in mls then it is milli equivalents not equivalents। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मिली इक्विवेलेंट्स भी निकाल लो, डजंट मैटर। ठीक है, लेट्स डू इट। तो बेटा दिस इज 5 2 10, तो बेटा ये और ये कैंसिल आउट, दिस बिकम्स 1.25। अब जरा बेटा इधर से इक्विवेलेंट्स निकालो, इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, वो होगा इसकी मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय इसका एन फैक्टर बेटा 1। अब मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर ये क्या बन गया? दिस बिकम्स नॉर्मेलिटी। इसको करो बेटा मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 125 बट डिवाइड दिस बाय 1000, तो बेटा 10 और ये कैंसिल, आप देखोगे बेटा ये भी बन गया 1.25। Now as you can clearly see that the equivalence of the acid is equal to equivalence of the base, beta we can say the solution is neutral, that means beta A part आपका correct answer है। ठीक है, तो इतना सिंपल सवाल है, बस आपसे यूज करवा रहा है मोल कॉन्सेप्ट का भी थोड़ा सा पोर्शन, ये निकालने के लिए मोलैरिटी, और बस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की मदद लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6, that is again a very interesting question and a very easy one also, provided you know how to apply law of equivalence. Let's come to this beta, question number 6. So question number 6 says, just give me a minute. हाँ बेटा, question number 6 says that if in an acidic medium K2Cr2O7, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 says if V1 ml of K2Cr2O7, ठीक है, is needed for complete oxidation of 0.687 grams of hydrazine in acidic medium, ठीक है, and the volume of 0.3 molar KMnO4 for the same oxidation of N2H4 is V2 ml, find the ratio between। तो बेटा बहुत आसान है, देखो क्या है, आपके पास दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, कौन सा? K2Cr2O7, ठीक है बेटा, और आपके पास KMnO4 है। नाउ दोनों के दोनों किस मीडियम में है? एसिडिक मीडियम में, और दोनों की मदद से हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं हाइड्रोजीन को। अब बेटा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है, और V1 ml हमें लग गया इसको ऑक्सीडाइज करने में, इसके कितने को? इसके 0.687 ग्राम्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें 0.1 मोलर और V1 ml लग गया। ठीक है, अब ये कह रहा है KMnO4 जब हमने यूज किया इसी को ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो ये इसकी मोलैरिटी कितनी थी? 0.3। क्या मतलब, मैं फिर से समझा रहा हूं, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन, दैट इफ यू हैव KMnO4 whose concentration is 0.3 molar, the same hydrazine requires V2 mls। क्या लगता है? V2 mls KMnO4 के लगते हैं इतने ग्राम्स के लिए, और V1 mls K2Cr2O7 के लगते हैं इतने ही ग्राम्स के लिए। कह रहा है इस V1 V2 का रेशियो ढूंढो। तो बेटा ये कौन सी बात है, आप यहां से जानते हो क्या? इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या बेटा? K2Cr2O7, इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू बेटा इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजीन। जब हम कौन सी कंसिडर करेंगे? जब हम ये और ये कंसिडर करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद बेटा क्या? इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7, बेटा मोलैरिटी दी गई है और वॉल्यूम, आई कैन राइट 0.1 मोलैरिटी, एन फैक्टर बेटा इसका 6
इनटू वॉल्यूम बेटा V1 ml है बेटा, आप उसको 1000 से डिवाइड कर लो। इवन दो इफ यू डोंट डिवाइड बाय 1000, क्योंकि ये बेटा रेशियो है तो डजंट मैटर एट ऑल। सो दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ N2H4। ठीक है, अब इसी N2H4 के इतने ही ग्राम्स के लिए KMnO4 का जो 0.3 मोलर है उसका कितना लगता है V2 ml। बेटा आई कैन से ऑल्सो when KMnO4 या when 0.3 molar KMnO4 is used, when 0.3 molar KMnO4 is used, बेटा उस वक्त क्या लगाओगे आप, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 is equal to equivalence of hydrazine, is equal to equivalence of hydrazine। ठीक है, अब देखिए बेटा इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 ध्यान रखिएगा किसके बराबर, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। बेटा इसका मोलैरिटी कितना है 0.3, एसिडिक मीडियम है बेटा तो 5, ठीक है, इनटू इसका वॉल्यूम बेटा तो आई कैन राइट दिस एज V2 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब इक्विवेलेंस ऑफ N2H4 वो तो आप पहले ही निकाल चुके हो बेटा, किसके बराबर है वो 0.1 इंटू 6 इंटू V1 डिवाइडेड बाय 1000। तो बेटा ये 1000 कैंसल आउट हो जाएगा। जरा बेटा आप यहां से निकाल लीजिए V1 डिवाइडेड बाय V2। V1 मैंने बेटा V2 नीचे लाया तो 0.3 इंटू 1.5 बेटा वो बनेगा ना 1.5 डिवाइडेड बाय 0.6 बेटा दिस इज 15 by 6, दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 2। आंसर इसका यही आ जाएगा। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 2, यस करेक्ट आंसर है इसका 5 डिवाइडेड बाय 2। नाउ बेटा यहां पर आपको एक चीज समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ आई एम राइटिंग दैट द इक्विवेलेंस ऑफ N2H4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, बेटा ये इसलिए मैं कह रहा हूं, ये मैंने इस वजह से नहीं कहा बेटा कि इक्विवेलेंट्स यहां पर भी वही है यहां पर भी वही नहीं बेटा। अगर आप जानते हो कि इक्विवेलेंस बराबर होता है मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। नाउ if equivalents of one of the reactions you are using in the equivalents in the second reaction, for example अगर आप ये वाले equivalents N2H4 जो इसके बराबर है इस रिएक्शन में यूज कर रहे हो बेटा, ये एक ही सूरत में पॉसिबल है when you have the same n factor for hydrazine in this reaction and same n factor of hydrazine in this reaction. This is very 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 important बेटा। ये मैंने इसलिए नहीं कहा है कि इसके इक्विवेलेंट्स यहां से लिखा मैंने इक्विवेलेंट्स ऑफ N2H4, यहां से भी लिख रहा हूं इक्विवेलेंट्स ऑफ, तो इनका राइट साइड बराबर और लेफ्ट साइड भी बराबर नहीं बेटा। यहां पर जो इसका n फैक्टर होता है वही इसका n फैक्टर यहां पर भी होता है। एंड वी नो दैट अनलेस एंड अदरवाइज द कनेक्टिंग स्पीशीज, यहां पर कौन है कनेक्टिंग स्पीशीज, हाइड्रोजीन, जब तक इसका n फैक्टर दोनों टाइट्रेशंस में या दोनों रिएक्शंस में सेम नहीं होगा आप नहीं कह सकते हो राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर। लेकिन हम जानते हैं वी हैव डन दिस कि N2H4 n फैक्टर जो K2Cr2O7 के साथ होता है वही इसका n फैक्टर किसके साथ होता है KMnO4 का। सो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस इक्विवेलेंस ऑफ N2H4 एज 0.1 into 6 into V1 divided by 1000। तब जाकर बेटा मेरे को आंसर आ गया 5/2। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हैड इट बीन 3 और इस रिएक्शन में इसका 2 होता बेटा, आप नहीं लिख सकते थे इस इतने को इसके बराबर, ठीक है। अगर यहां पर इसका n फैक्टर 2 होता, यहां पर इसका n फैक्टर 3 होता, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नो बेटा यू कैन नॉट राइट इसके इक्विवेलेंट जो इसके बराबर है उनको यहां पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। बट सिंस वी नो दैट K2Cr2O7 और KMnO4 के टाइम पर हाइड्रोजीन का n फैक्टर सेम ही होता है, दैट इज व्हाई आई हैव सब्स्टिट्यूटेड दीज इक्विवेलेंट्स हियर, ठीक है। अनलेस अदरवाइज दैट इज द केस यू कैन नॉट डू इट, ठीक है। अगर n फैक्टर डिफरेंट है यू कैन नेवर डू इट। चलिए बेटा ये हमारे पास हो गया 6। चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा कह रहा है इफ इन एन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजेस ए कंपाउंड ABD इन A व्हिच इज इन -n। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास एक कंपाउंड है बेटा ABD, ठीक है। कह रहा है इसको ऑक्सीडाइज कौन करता है K2Cr2O7, ठीक है। कह रहा है ABD में जो A है वो किस स्टेट में है -n में, ठीक है। कह रहा है कि हमें इस रिएक्शन के लिए ABD के जो मोल्स लगे दोज मोल्स आर 3.36 into 10⁻³ और बेटा इसके कितने मोल्स लगे हैं दैट इज 1.68 into 10⁻³ ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बताओ जब K2Cr2O7 इसको ऑक्सीडाइज करेगा बताओ वो किस स्टेट में पहुंचेगा,
ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। सो वेरी इजी बेटा, इन दोनों की आपस में क्या हो रही है रिएक्शन। सो आई कैन अप्लाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, आई कैन से इक्विवेलेंस ऑफ ABD इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7। चलिए बेटा, इसके इक्विवेलेंट्स आपको क्या दिए गए हैं, मोल्स। सो आई कैन राइट मोल्स इनटू n फैक्टर। मोल्स कितने हैं बेटा, 3.36 इंटू 10⁻³ इंटू n फैक्टर। लेकिन बेटा ये n फैक्टर किसका है, ABD का। अब जरा इसके इक्विवेलेंट्स बोलिए, इसके मोल्स 1.68 इंटू 10⁻³ K2Cr2 का n फैक्टर 6 ही है बेटा। ये 10⁻³ ये कैंसिल, 1.68 1 जा 1.68 2 जा बेटा। अगर आप n फैक्टर देखोगे ना तो n फैक्टर कितना आएगा, 3। नाउ होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, क्वेश्चन क्या हमसे n फैक्टर निकलवा रहा था, नो नॉट एट ऑल। वो कह रहा था अगर a पहले -n में है और इस K2Cr2O7 ने इसकी ऑक्सीडेशन की है, ऑब्वियस सी बात है बेटा इसका ये -n इंक्रीज हुआ होगा। बोलता है बताओ वो नई फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका। तो बेटा वो भी इजी है, वी नो दैट n फैक्टर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। लेट फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू x। Therefore I can write n फैक्टर जो 3 होता है ये है x माइनस, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना था बेटा, -n। हमें ये x ही निकालना है बेटा, वी नो माइनस माइनस प्लस इधर ले आइए बेटा, यू विल गेट x इज इक्वल टू 3 - n। बेटा यही इसका फाइनल आंसर है। तो व्हाट इज द फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज 3 - n। n आपको बेटा वहीं से दिया गया होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। So what is question number 8 saying? बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CaOH होल ट्वाइस 0.2 मोलर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज ए सैंपल कंटेनिंग। तो बेटा ये भी बहुत आसान है। देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हम किसके साथ बेटा रिएक्शन करवा रहे हैं, HCl एंड H2SO4। बेटा इसको आपको दिए गए हैं 0.245 ग्राम्स और बेटा इसके 0.365 ग्राम्स। लेकिन आपको क्या निकालना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम। लेकिन बेटा आपको इसकी मोलैरिटी दी गई है, इसकी मोलैरिटी कितनी है 0.2 मोलर। वॉल्यूम बेटा आपको इसका कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ लीजिए, कह रहा है कितना वॉल्यूम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लगेगा किसके लिए, HCl और H2SO4 के लिए। सो बेटा रिएक्शन इज हैपनिंग बिटवीन व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिड, यानी कि एक हिसाब से एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। और बेटा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में आप कैसे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाते हो, यू से दैट समेशन ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ एसिड्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ बेस। बेटा हाउ मेनी बेसिस डू यू हैव, ओनली वन। सो बेटा यू विल राइट इक्विवेलेंस किसके, इक्विवेलेंस ऑफ CaOH होल ट्वाइस। तो बेटा यहां से किसके बराबर लिखोगे, इक्विवेलेंस ऑफ HCl प्लस इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4। जरा बेटा इसको कर लीजिए यहां से, व्हाट इज इक्विवेलेंस ऑफ CaOH होल ट्वाइस, दैट इज 0.2 मोलैरिटी। बेटा इसका n फैक्टर 2 वॉल्यूम बेटा मुझे निकालना है। ठीक है, जरा बेटा इसके इक्विवेलेंट्स, इसके मोल्स 0.365 बेटा ये तो वेट दिया है डिवाइडेड बाय 36.5 और HCl का n फैक्टर बेटा 1 प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 दैट इज 0.245 डिवाइडेड बाय मोल्स कर रहा हूं ना 98 इंटू बेटा H2SO4 का n फैक्टर दैट इज 2। तो बेटा ये सॉल्व हो गया, आप इसको जरा सॉल्व कर लीजिए बेटा। 0.365 बाय 36.5 बेटा दिस इज 1/100 प्लस 0.245 इंटू 2 बेटा दैट इज 0.49, 0.49 बाय 98 बेटा 49 बाय 98, 1/200 बेटा ये बन जाएगा। दिस बिकम्स 1/200, जिसको अगर मैं सॉल्व करूंगा दिस बिकम्स 3/200। वो किसके बराबर है बेटा, यहां से 0.4 इंटू वॉल्यूम। लेट अस सॉल्व दिस आउट बेटा। तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 0.4 को बेटा नीचे लाइए, ये बेटा बन जाएगा 80। ठीक है, लेकिन बेटा जरा सोच के देखिए 3/80 वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर्स में। नाउ यू मे आस्क मी हाउ डू आई नो दैट दिस इज इन लीटर्स, बिकॉज बेटा आपने किसको बराबर कर दिया है, इक्विवेलेंट्स को। और जब भी इक्विवेलेंट्स लिखते हैं और आपने डेफिनेशन की नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम वाली यूज, तो बेटा वो वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, लीटर्स में। तो बेटा यहां से ये आ गया, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 80। बेटा 1 लीटर कितने ml होता है, 1000 ml। तो बेटा 10 कैंसल आउट, ऊपर से बन गया बेटा 300, नीचे से बन गया 8 3 24
30 में से 24 बेटा 6 60 बन गया, 8 7 जा 56, 60 में से 56 4 बेटा पॉइंट चढ़ गया, वो 40 बन गया होगा, 8 5 जा 40, दिस इज 37.5 ml। ठीक है, इस तरह से बेटा आपको ये सवाल करना है। इज इट क्लियर? यस, दिस इज क्लियर। ठीक है, तो बेटा ये इतना आसान है, तो आपको उतना ज्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, ये पता होना चाहिए कि आखिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए बेटा, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्या कह रहा है कि 25 ग्राम सैंपल ऑफ FeSO4.7 times H2O is dissolved in water and dilute H2SO4। ठीक है, द वॉल्यूम इज मेड 1 लीटर। ठीक है, देखो बेटा आपके पास क्या है, एक सैंपल है। क्या है? एक सैंपल। किसका सैंपल है बेटा? ये FeSO4.7 times H2O। आपने क्या किया है, इसके 25 ग्राम्स इसमें डिसॉल्व किए हैं और एक 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया है। मतलब इस सोल्यूट के 25 ग्राम है, आपने उससे क्या बना दिया है, 1 लीटर सॉल्यूशन। लेकिन बड़ा याद रखिएगा एसिडिक मीडियम है इसमें, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 की बात कर रहा है। अब क्या कहता है कि हमने इस सॉल्यूशन में से 25 ml निकाल लिए। कितने? 25 ml। ठीक है, इस सॉल्यूशन में से 25 ml निकाल लिए। कह रहा है उसके साथ जब हमने रिएक्शन करवाई, किसकी? KMNO4 की। किसकी? KMNO4 की। वो KMNO4 कितना था बेटा? दैट KMNO4 हैड अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.04 मोलर, और जो हमें उसका वॉल्यूम यूज हो गया, दैट वॉल्यूम वाज 10 ml। दैट वॉल्यूम वाज 10 ml। कह रहा है बताओ इस 25 ग्राम में ये कितना था। मतलब क्या मतलब? एक हिसाब से बेटा इफ यू थिंक इन वन वे, यू आर क्लियरली लुकिंग फॉर परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, 25 ग्राम का सैंपल दिया गया है, 25 ग्राम का सैंपल दिया गया है, आपको बताना है इस सैंपल में इसका ट्रू वेट कितना था। अब बेटा इस क्वेश्चन को सीखने के लिए या इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको बेसिक चीज देखनी पड़ेगी। जब आपने इसका 25 ml उठाया, उसके साथ किसकी रिएक्शन की? KMNO4 की। नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस, इफ यू हैव डन अ रिएक्शन विद KMNO4, you must be having a reaction in which KMNO4 is reacting with the real FeSO4 7 times H2O। जाहिर सी बात है, जब आपने 25 ml सैंपल निकाला होगा ना बाहर, तो उसमें कुछ इंप्योरिटीज भी आई होंगी, बट इंप्योरिटीज नहीं रिएक्ट करती हैं किसके साथ? KMNO4 के साथ। तो जब क्वेश्चन, द मोमेंट द क्वेश्चन सेज दैट ऑफ द 0.04 मोलर सॉल्यूशन यू रिक्वायर 10 ml, तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इस 0.04 कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के 10 ml ने किसके साथ रिएक्ट किया होगा? इंप्योरिटीज के साथ कि FeSO4 के साथ? ट्रू FeSO4 के साथ। ठीक है, तो देखो बेटा मैं क्या लिखूंगा इसमें, आई विल राइट इक्विवेलेंट्स ऑफ KMNO4 यूज्ड, जो यूज हुए होंगे, क्या बेटा वो बराबर नहीं होंगे असल में इक्विवेलेंट्स ऑफ FeSO4.7 times H2O। ठीक है, लेकिन ये जो मैं इक्विवेलेंट्स निकालूंगा यहां पर बेटा, ये कितने में होंगे? 25 ml में। मैंने कितना बनाया था? 1000 ml। बेटा जब मुझे 25 ml का पता चल जाएगा, 1000 का भी खुद ब खुद पता चल जाएगा। बेटा जरा इक्विवेलेंट्स ऑफ KMNO4 निकालिए। 10 ml लगे हैं, तो बेटा आई विल राइट दिस एज 10 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू, बेटा मोलैरिटी कितनी है? 0.04। एसिडिक मीडियम है बेटा, तो ये 5 आ जाएगा। नाउ इवैल्यूएट दिस। बेटा 1 0 कैंसल, दिस इज 5 4 जा 20 और नीचे 10⁻⁴, तो बेटा यही बन जाएगा 2 × 10⁻⁻3। तो ये 2 × 10⁻³ असल में है किसके इक्विवेलेंट्स भी? ये भी है FeSO4.7 times H2O के। ठीक है, तो ये इसके इक्विवेलेंट्स भी तो इतने ही हैं, 2 × 10⁻³ लेकिन बेटा आप जानते हो इसके इक्विवेलेंट्स को मैं क्या लिख सकता हूं? कैन आई राइट लाइक दिस, इसके मोल्स मल्टीप्लाइड बाय इसका n फैक्टर, m × n फैक्टर is equal to 2 × 10⁻³ which implies moles of FeSO4.7 times H2O। बेटा now think about this, फेरस सल्फेट किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? फेरिक में। +2 जाता है +3 में। बेटा चेंज कितने का है? 1। एटम कितना है? 1, तो इसका n फैक्टर 1 आ जाएगा बेटा। तो मोल्स इंटू 1 इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेट ऑफ
FeSO4.7 टाइम्स H2O, बेटा कितना आएगा? मोल्स अगर आपको पता चल गए तो वेट कैसे होता है? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, एंड बेटा यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द मॉलिक्यूलर मास 278, बेटा दिस बिकम्स 2 into 278 into 10⁻³ ग्राम्स। तो बेटा ये कितना वेट है? वेट ऑफ FeSO4.7 times H2O, बेटा 2 8s are 16, 2 7s are 14, 1 15, 2 2s are 4, 1 5, this becomes 0.556. 2 8s are 16, 2 7 14, 14 and 1 15, 1 2 2, हाँ बिल्कुल बेटा, this becomes 0.556 grams, this becomes 0.556 grams। तो बेटा अब जरा सोच के देखो, वेट जो ये 0.556 निकला, ये कितने के लिए निकला? 25 ml के लिए। बेटा आपने कितना बनाया था? 1000 ml, therefore can I say 25 ml solution has, बेटा कितने ग्राम्स? 0.556 ग्राम्स। Which employs, जरा बेटा 25 कैसे बनेगा 1000? जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 40 से। किससे? 40 से। तो बेटा आप कहोगे ना यहीं से 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन हैज, बेटा 40 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 0.556 इंटू 40 ग्राम्स। जरा बेटा मल्टीप्लाई कीजिए, पहले 10 का इस्तेमाल कीजिए, ये बनेगा 5.56, ये बनेगा 5.56 इंटू कीजिए 4, 4 6 जा 24, 1 कैरी, 4 5 जा 20, 20 and 1 21, 2 कैरी, 4 5 जा 20, बेटा दिस बिकम्स 22.12 ग्राम्स। व्हाट डज दैट मीन? बेटा आपने 1 लीटर सॉल्यूशन कितने से बनाया था? 25 ग्राम से। तो उस 25 ग्राम में एक्चुअल में कितना था? FeSO4.7 times H2O, it was 22.12। तो बेटा व्हाट इज परसेंटेज प्योरिटी? तो परसेंटेज प्योरिटी इज एक्चुअल डिवाइडेड बाय गिवन। तो बेटा टोटल मास एक्चुअल कितना था? 22.12, थ्योरेटिकली वो कितना था बेटा? 25, और बेटा मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, 25 1 जा 25 4 जा इज 200 इज 100, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 and 4 2 जा 8, but this is 88.96। अच्छा सॉरी 4 6 जा इज 24, सॉरी 4 यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, 4 6 जा इज 24, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 22, 2 कैरी, बेटा ये बनेगा 22.24 ग्राम्स। आई एम सॉरी, मैंने वहां पर गलत कर दिया था, 22.24 ग्राम्स। तो 4 4 जा 16, 4 2 8 1 is 9, 4 2 is 8, 4 2 is 8, beta this percentage is 88.96। so what was the purity of the sample? It was 88.96%। ठीक है बेटा, तो इतना आसान था ये। चलिए बेटा नेक्स्ट वन, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। is this clearly visible? yes, this is clearly visible। let's come to question number 10। Let's come to बेटा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 says, अब बेटा ये भी है हमारे पास, देखो 5 ग्राम सैंपल, ठीक है, फिर से 5 ग्राम सैंपल है, किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसको बेटा हमने डिसॉल्व किया किसमें? 50 ml 0.5 नॉर्मल HCl। तो बेटा हमारे पास 5 ग्राम सैंपल है, किसका 5 ग्राम सैंपल है बेटा? 0.5 नॉर्मल 50 ml HCl प्लस, ये जो सैंपल है ना, ये किसका है? ये सैंपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, ठीक है। तो इसको रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या क्या लग गया? हमें HCl लगा, कितना? 0.5 और 50 ml लग गया उसका। अब ये क्या कह रहा है? द क्वेश्चन सेज एक्सेस ऑफ HCl, एक्सेस ऑफ HCl, कीप दीज वर्ड्स इन योर माइंड। एक्सेस ऑफ HCl का मतलब क्या हुआ बेटा? जितने इसके इक्विवेलेंट्स थे वो ज्यादा थे एज कंपेयर टू जितने इक्विवेलेंट्स किसके थे? CaOH होल ट्वाइस के। अब क्या कह रहा है? इसके जो बचे हुए इक्विवेलेंट्स हैं उनके साथ रिएक्शन कराने के लिए आपने और क्या यूज किया बेटा? आपने और यूज किया NaOH। क्या किया? NaOH। कौन सा NaOH बेटा यूज किया? 0.3 नॉर्मल, और आपको उसका वॉल्यूम कितना लग गया? आपको उसका वॉल्यूम 10 ml लग गया, ठीक है। बोल रहा है बताओ इसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी है। तो बेटा एज सिंपल एज दैट, बहुत ही आसान क्वेश्चन। मुझे बताओ बेटा ये कौन सी असल में रिएक्शन है? 2 बेसिस एक एसिड। सो बेटा व्हाट विल यू राइट? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में क्या लिखोगे बेटा? यू विल राइट इक्विवेलेंट्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। क्या वो बेटा बराबर नहीं होगा
इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, ठीक है। चलिए बेटा हम इक्विवेलेंट्स ऑफ COH होल ट्वाइस निकाल लेते हैं, प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, बेटा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज 0.3 into 10 divided by 1000 is equal equivalents of HCl, बेटा दैट इज 0.5 into 50 divided by 1000। क्या बेटा ये समझ में आया? अब देखिए यहां से equivalents of CaOH whole twice is equal, what is 50 into 5? 250, लेकिन ये बेटा पॉइंट है तो 25, दिस इज 25 divided by 1000 minus बेटा it is 3 divided by 1000 which is actually equal to 22 by 1000। तो ये किसके इक्विवेलेंट्स निकले आपको 22 by 1000? किसके? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। जरा बेटा एक चीज समझ लीजिएगा, इन HCl और ये NaOH, इस HCl ने किसके साथ रिएक्ट किया होगा? क्या इस सैंपल की इंप्योरिटी के साथ, कि इस सैंपल में जो वाकई में CaOH होल ट्वाइस है उसके साथ? ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो आप यहां से ये इक्विवेलेंट्स निकाल रहे हो ना, ठीक है, द इक्विवेलेंट्स दैट यू आर कैलकुलेटिंग हियर आर द रियल इक्विवेलेंट्स। मतलब आप कह सकते हो इस सैंपल का वेट कितना है? 5। सैंपल किसका है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मोल्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 40 + 34 दैट इज 74, इनटू करोगे बेटा फिर 2, क्योंकि इसका एन फैक्टर कितना है? 2 है। तो क्या बेटा ये आपको मिल गए इक्विवेलेंट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के? नहीं बेटा। क्यों नहीं मिला? Why didn't it give us the correct equivalents of calcium hydroxide? The reason being that we are using a sample, और सैंपल में क्या होगा? इम्प्योरिटी। जाहिर सी बात है बेटा, ये जो 5 ग्राम है, ये 5 ग्राम सारा का सारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें इम्प्योरिटी भी है ही है। तो लेकिन सर जो यहाँ से हमने इक्विवेलेंट्स निकाला, ये कैसे आपको पता चल गया कि ये ट्रू ही इक्विवेलेंट्स है? वो बेटा इसलिए क्योंकि HCl रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्योर के साथ, न कि इम्प्योरिटी वाले के साथ। दैट इज व्हाई आई एम श्योर कि यहाँ से जो मुझे इक्विवेलेंट्स और फिर जो यहाँ से मुझे मोल्स मिलेंगे, दैट विल रिप्रेजेंट द ट्रू वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट आउट। इक्विवेलेंट्स किसके बराबर? मोल्स इनटू एन फैक्टर, सो आई विल से मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनटू एन फैक्टर, वही बराबर है ना 22 by 1000। ठीक है बेटा, तो बोलिए बेटा मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो मैं निकालूंगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में निकालूंगा बेटा, इसका एन फैक्टर 2, तो बेटा लेकिन वो बन जाएगा ना वहां से ऐसे, चलो मैं लिख देता हूं 2 22 डिवाइडेड बाय 1000, बेटा दिस गिव्स अस मोल्स इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है बेटा, ये तो मोल्स आ गया। क्या मैं निकाल सकता हूं व्हाट इज वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? लेट मी फर्स्ट चेक इफ इट इज क्लियर। यस, कैन आई कैलकुलेट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? यस, इट इज मोल्स 11 by 1000 into molecular mass, that is 74, that is 74। जरा बेटा कीजिए इसको, what is 74 into 10, that is 740, एक और 74 चाहिए, 740 plus 814, this is 814, और 814 को 1000 से डिवाइड करेंगे बेटा यही बनेगा 0.814 ग्राम्स। तो मतलब जो आपने 5 ग्राम लिया था उसमें CaOH होल ट्वाइस कितना था? 0.814। सो बेटा आई कैन इजीली कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी, I can easily calculate percentage purity। एक्चुअल कितना था बेटा? 0.814 डिवाइडेड बाय, दिया कितना था बेटा? सैंपल 5, इनटू करो बेटा 100। सो इफ यू डू दिस, लेट्स कैलकुलेट इट आउट। 5 2s 5 0s, बेटा 10 यूज करो तो ये बनेगा 8.14। 8.14 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। 14 इंटू 2 दैट इज 28, 8 2s 16, मतलब बेटा ये है 16.28% प्योर। This is the percentage purity of this sample। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपको ये सवाल करने हैं। ठीक, चलिए बेटा नेक्स्ट वन, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 11। बेटा 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सैंपल कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ AO एंड A2O3। देखो बेटा हमारे पास एक मिक्सचर है AO और A2O3 का। बेटा इसकी आपने रिएक्शन करवाई K2Cr2O7 के साथ। किसके साथ? K2Cr2O7 के साथ। बेटा इसने इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर दिया AO4-1 में। ठीक है, आपके पास इस K2Cr2O7 के कितने मोल्स लगे हैं? 0.015। इसके 0.015 मोल्स लगे। ठीक है, और ये कह रहा है
इस AO4 माइनस के कितने मोल्स मिले हैं? यू गॉट 0.0187, इसके 0.0187 मोल्स मिले हैं और इतने इसके यूज हुए हैं। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग इसका एटॉमिक वेट निकालो, किसका? A का। तो बेटा पहले मुझे बताओ A किस में है? यहाँ पर +2 में, यहाँ पर किस में है? +3 में, और बेटा यहाँ पर किस में है? +7 में। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल, आपको 2 इक्वेशंस क्रिएट करनी है, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। सो व्हाट विल आई से? आई विल से लेट द एटॉमिक मास ऑफ A इज इक्वल टू Y। ठीक है, देयरफॉर जरा बेटा एक चीज पहले सोच के देखो, ये +2 से कहां गया? +7, तो चेंज कितने का है? 5 का। तो बेटा इसका n फैक्टर कितना है? इसका n फैक्टर 5 है। ये गया +3 से +7, तो चेंज 4 का है, एटम्स 2 हैं, 4 2 बेटा इसका n फैक्टर 8 है। ठीक है, हाँ। अब बेटा जरा मुझे एक चीज बताओ, इफ आई से टू यू कि हम इसके मोल्स, हमें A और A2O3 का क्या दिया है बेटा? 2.2 ग्राम्स। चलो देखो देखो, इन दोनों का जो कंबाइन करके वेट है ना, वो कितना है? 2.2 ग्राम्स। सो इफ आई एज्यूम दैट दिस वेट, लेट दिस बी x, तो हम कहेंगे लेट वेट ऑफ AO इज इक्वल टू x ग्राम्स, विच एम्प्लॉइज वेट ऑफ A2O3 इज इक्वल टू 2.2 माइनस x ग्राम्स। ठीक है, ये समझ रहे हो? गुड। नाउ इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, अप्लाई फर्स्ट POEC। देखो बेटा, नहीं POEC नहीं, इक्विवेलेंट्स। आई कैन राइट इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा पहले तो ये चीज मुझे बताइए, इक्विवेलेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? K2Cr2O7। और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन है? ये दो। ठीक है, अब जरा बेटा सोच के देखो, अगर आप थोड़ा सा इसमें एनालाइज करोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7, उसके क्या दिए गए हैं? मोल्स। आई कैन राइट 0.015, बेटा इसका n फैक्टर 6 इज इक्वल टू, जरा बेटा इसके इक्विवेलेंट्स किसके? AO के, दैट विल बी मोल्स इनटू n फैक्टर। बेटा इसका वेट कितना है? x डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट दैट इज एटॉमिक मास ऑफ A प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। बेटा एटॉमिक मास ऑफ A मैंने y मान लिया है, और ऑक्सीजन कितना है बेटा? 16। व्हाट डज दिस होल रिप्रेजेंट? दिस रिप्रेजेंट्स मोल्स ऑफ AO। व्हाट इज इट्स n फैक्टर? बेटा n फैक्टर मैंने इसका 5 निकाल के रखा है, प्लस बेटा इसके मोल्स निकालो, इसका वेट कितना है बेटा? 2.2 माइनस x डिवाइडेड बाय बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास दैट इज 2y प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाय बेटा इसका n फैक्टर दैट इज 8। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सो दिस गिव्स मी योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, मुझे चाहिए क्या बेटा? ये y चाहिए किसी तरीके से, लेकिन एक मुसीबत जो मेरे पास है दैट इज आई एम हैविंग x, 2 unknowns and 1 equation, so I definitely need to create another equation, and that I will create by POAC, from POAC। जरा बेटा POAC on A, आप A पर लगाओ POAC, तो क्या आएगा बेटा? 1, क्योंकि इसका इंडेक्स 1 है, 1 into moles of this that is 1 into x divided by y plus 16 प्लस बेटा इसका इंडेक्स कितना है यहाँ पर? A का 2, so 2 into moles of this that is 2.2 minus x divided by 2y plus 48। बेटा वो किसके बराबर होगा? that will be equal to 1 यहां से into moles of AO4 minus formed। बेटा बने कितने हैं? 0.0187। बेटा यही है आपकी दूसरी इक्वेशन। सो यू हैव फर्स्ट इक्वेशन हियर, यू हैव सेकंड इक्वेशन हियर। बेटा आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व देम टू गेट x, टू गेट y, सॉरी। तो बेटा आपको इनको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ जाएगा, और बेटा आपको इजीली यहां से क्या मिलेगा? y मिल जाएगा। ठीक, सो आई होप बेटा ये वाला सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आखिर हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हमें एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स मिल गए, तो हमें उनको दूसरी इक्वेशन डेवलप करनी पड़ी, इसीलिए मैंने एक और POAC यहां पर लगा दिया। ठीक है, आई होप बेटा दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ठीक, चलिए बेटा अजान हो रही है, तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। तो बेटा अब जो हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन दिस वन। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर भी आपको जो मैंने पिछली बार एक कॉन्सेप्ट बताया कि एक रिएक्शन में अगर आपको कोई चीज़ दिख रही है जो दूसरी रिएक्शन में भी यूज हुई है, सो यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज द इक्विवेलेंट्स ऑफ वन इन द सेकेंड। जैसे हमने वो पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट वाला सवाल किया था,
हाइड्रोजीन के साथ। तो मैंने आपसे कहा था आप हाइड्रोजीन के इक्विवेलेंट्स को पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में तभी यूज कर सकते हो जब उसका एन फैक्टर सेम आ जाएगा। अब उसको फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए बेटा मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। सी दिस, द क्वेश्चन सेज an aqueous solution or containing 0.1 grams KiO3 potassium iodate and an excess of Ki was acidified with HCl, ठीक है, गिविंग आयोडीन। मतलब क्या हुआ बेटा इसका, मतलब इसका ये हुआ कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है KiO3, ठीक है, प्लस एक्सेस ऑफ Ki, ठीक है, और HCl है बेटा। व्हाट डज दिस गिव अस? दिस गिव्स अस I2, where I2 is the iodine which has been produced, ठीक है। अब कह रहा है कि जो ये आयोडीन इस रिएक्शन से बना, इसका या फिर इस आयोडीन ने, आई कैन से दैट दिस आयोडीन दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड इट कंज्यूम्स 45 ml ऑफ किसका, सोडियम थायोसल्फेट का। मतलब बेटा इसके बाद क्या हुआ है, आयोडीन जो यहां से प्रोड्यूस हुआ है उसकी रिएक्शन हो गई है सोडियम थायोसल्फेट के साथ, और हम जानते हैं ये क्या देता है, दिस गिव्स यू Na2S4O6 प्लस NaI, ठीक है बेटा। अगर हम इसको बैलेंस भी करना चाहें तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, 2 2 4, बेटा आप इसको बैलेंस करो, द रिएक्शन इज बैलेंस। नाउ यहां पर बेटा आपने Ki कितना यूज किया है, एक्सेस, और पोटेशियम आयोडेट इसका कितना ग्राम्स लिया है बेटा, यू हैव टेकन 0.1 डिवाइडेड बाय, बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास 214। So what is 0.1 by 214? It is actually the moles of KiO3. It is actually the moles of KiO3. अब बेटा यहां से अगर आप देखोगे बेटा तो यहां पर आयोडीन किस में है, +5 में, यहां पर किस में है, -1, और यहां पर किस में है बेटा, ये 0। अब जब आप देखोगे कि आपको बताना है इस सोडियम थायोसल्फेट की एक कंसंट्रेशन कितनी है। नाउ यू नो दैट since iodine is being used, this is a classical example of iodometric iodimetric titration. अब उन दोनों में से भी कौन सा है बेटा, दिस इज iodometric titration। अब याद कीजिए बेटा iodometric titration में क्या होता है, इन केस ऑफ एन iodometric titration you use iodine that has been liberated using this reaction। दो ही रिएक्शंस है बेटा उसके लिए, आयोडीन कहां से बनता है, एक या तो यहां से, या बेटा जो दूसरी रिएक्शन है दैट इज I- दिस गिव्स यू I2, ठीक है। ये भी वो एक रिएक्शन है जहां से आयोडीन मिलता है, और ये दूसरी रिएक्शन है। अब इसने उन दोनों में से कौन सी रिएक्शन दी है, दूसरी वाली। इधर से जो बनता है ये आयोडीन है, इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ। इसने क्या दे दिया, सोडियम टेट्राथायोनेट और सोडियम आयोडाइड, ठीक है। आपको बताना है इसकी मोलैरिटी कितनी है। अब बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर हम इधर से देखेंगे, यहां पर मैं कह सकता हूं इक्विवेलेंट्स ऑफ KiO3 इज इक्वल टू, आई कैन राइट दिस एज इक्विवेलेंट्स ऑफ I2। ये कहां से आया, दिस इज फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स, दिस इज फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स। अब हम बेटा जानते हैं, क्या जानते हैं क्या जानते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में सब कंपोनेंट्स के इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। तो क्या बेटा आप इसके इक्विवेलेंट्स बता सकते हो, यस, आयोडीन के आपको मिल जाएंगे, हालांकि आपको आयोडीन के बारे में कुछ नहीं पता है। अब फिर क्या बेटा इधर से कहोगे, आप कहोगे ना यहां से ऐसे, इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2S2O3, ठीक है। अब देखो, now can you say that this equivalence and this equivalent is equal? No. Why can't you directly say that this equivalent and this equivalent is equal means this and this is equal? क्यों नहीं आप कह सकते हो, that is because the n factor of iodine in the first reaction and the n factor of iodine in the second reaction should be same, then only we can say that this and this are equal, therefore this and this is also equal, ठीक है बेटा। अब जरा बेटा सोच के देखिए, अगर मैं आपसे कहूंगा इस पहली रिएक्शन में आयोडीन का n फैक्टर निकालो, तो बेटा 0 से कहां गया, +5 में, चेंज कितने का है, 5 का, एटम्स कितने हैं, 2, तो हो गए 10, और 0 से है -1 तो चेंज 1 का, एटम 2, तो बेटा n फैक्टर कितना है, 2। बट इफ यू आर जस्ट क्यूरियस एनफ और इफ यू नो इट प्रॉपरली दैट फ्रॉम दिस साइड इट इज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। और बेटा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में n फैक्टर कैसे निकाला जाता है, n1 into n2 डिवाइडेड बाय n1 plus n2, ठीक है। चलिए बेटा निकालिए,
N1 कितना है यहाँ से, N1 कैसे निकालेंगे, वी विल लिंक दिस विद दिस। 0 से गया 5 में, चेंज 5 का है, एटम्स 2 हैं, तो बेटा N1 मेरे पास 10 है, इंटू 0 से गया -1 में, तो चेंज 1 का है, बेटा एटम्स 2 हैं, तो N2 इज 2 डिवाइडेड बाय, बेटा नीचे आएगा 12, 10 2s इज 20, 20 डिवाइडेड बाय 12, बेटा दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो पहली वाली रिएक्शन में इस आयोडीन का एन फैक्टर कितना है, 5/3। जरा बेटा आप दूसरी वाली रिएक्शन में इसका एन फैक्टर निकालिए, बेटा दिस इज इन 0 एंड हियर इट इज इन -1, सो 0 से -1, बेटा चेंज 1 का है, एटम 2 है, इस केस में बेटा इसका एन फैक्टर क्या है, इस केस में इसका एन फैक्टर 2 है। तो क्या इन दोनों रिएक्शंस में आयोडीन का एन फैक्टर सेम है, नहीं है, therefore you cannot say that the equivalence here is same as the equivalence here। ठीक है, तो हम इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते। दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, वरना हम जैसे करते हैं कि ये तो इक्विवेलेंस ऑफ I2, ये भी इक्विवेलेंस ऑफ I2, तो ये दो भी बराबर, बेटा वो तब तक बराबर नहीं है जब तक उनके n फैक्टर्स भी सेम नहीं है। लेकिन अगर हम ये नहीं कर सकते कि इसके इक्विवेलेंट्स और इसके इक्विवेलेंट्स बराबर हैं, लेकिन बेटा अगर हम थोड़ा सा इसको एनालिसिस करेंगे, दिस इज अ सीक्वेंशियल रिएक्शन, this is a sequential reaction because the product of the first reaction is actually the reactant of the second। that means जितने मोल्स यहां से इसके बनेंगे, बेटा उतने ही मोल्स तो यहां पर यूज हो जाएंगे ना, जितने मोल आयोडीन के प्रोड्यूस होंगे उतने ही मोल्स आयोडीन के यूज भी हो जाएंगे। now this is the most important point that you need to keep in mind, that if we cannot say that the equivalents here and the equivalents here are same, but we can definitely say that the moles here produced are equal to the moles here that are consumed। क्यों? क्योंकि ये जो आयोडीन यहां से लिबरेट हुआ है, यही हमने दूसरी वाली रिएक्शन में यूज किया है। ठीक है, तो अब बेटा देखिए हम कैसे करेंगे। हमारे पास ये है ना फर्स्ट बेटा, और ये क्या है हमारे पास सेकंड। ठीक, चलिए बेटा अब जरा हम 1 मिनट के लिए इसको रब कर लेता हूं मैं। ठीक है, आई विल रब दिस ऑफ ताकि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए यहां पर। तो पहली का एन फैक्टर कितना था बेटा, 5/3। ठीक, देखो बेटा सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूं पहली वाली से, फ्रॉम फर्स्ट। देखो बेटा फ्रॉम फर्स्ट, व्हाट इज द इक्विवेलेंस ऑफ KiO3। डू यू नो KiO3 का क्या दिया था, वेट। तो बेटा आप मोल्स इनटू एन फैक्टर निकालोगे, तो बेटा आप बोलोगे फ्रॉम फर्स्ट मोल्स ऑफ KiO3 इजंट दैट 0.1 डिवाइडेड बाय 214। और बेटा KiO3 किस में कन्वर्ट हो रहा था, आयोडीन में। तो बेटा यहां पर तो ये +5 में है, आयोडीन में ये 0 में है, एटम्स 1 है, तो बेटा इसका एन फैक्टर 5। तो मोल्स इनटू एन फैक्टर हो गए इक्विवेलेंट्स ऑफ KiO3। दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, तो बेटा मैं लिख सकता हूं ना उसको, मोल्स ऑफ I2 इनटू, आपको याद है पहली वाली रिएक्शन में I2 का एन फैक्टर कितना था, 5 डिवाइड बाय 3। ठीक है बेटा, तो ये 5 कैंसल, दिस मींस दैट मोल्स ऑफ I2 is equal to, बेटा 3 को ऊपर फेंकिए, 0.1 into 3, बेटा that is 0.3, नीचे बेटा आपके पास है 214। So that means this much moles is actually being produced in the first reaction. What does that also mean? That also means that this mole has been used in the second reaction। ठीक है, तो from second, बेटा I will write from second, क्या है इक्विवेलेंट्स ऑफ I2। आपको क्या मिल गए I2 के मोल्स, बेटा यू कैन राइट 0.3 डिवाइडेड बाय 214। जरा बेटा दूसरी रिएक्शन में आयोडीन का एन फैक्टर क्या था, 0 से जा रहा है -1 में, चेंज 1 का है, एटम 2 है, बेटा आई विल मल्टीप्लाई दिस विद 2, दिस गिव्स मी द इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस। लेकिन बेटा आप देख रहे हो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन कह रहा है कि इतने आयोडीन को कितना इसने इसका कंज्यूम किया, इट हैज कंज्यूम्ड 45 ml। इसके कितने, 45 ml। नाउ डज दिस 45 ml गिव यू एन इंडिकेशन कि आपको Na2S2O3 के इक्विवेलेंट्स किस हिसाब से लिखने हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। किस हिसाब से, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। बेटा आई कैन राइट दैट नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। बेटा नॉर्मेलिटी कितनी है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, मोलैरिटी हमें निकालनी है। एन फैक्टर बेटा Na2S2O3 में ये किस में है, +2 में, यहां पर किस में है, +5/2 में। बेटा चेंज हाफ का है, एटम 2 है, तो बेटा एन फैक्टर 1 है, इनटू कितना वॉल्यूम कंज्यूम कर लिया, 45 ml। लेकिन चूंकि मैं इक्विवेलेंट्स लिख रहा हूं, मुझे 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। बस बेटा ये क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। यहां से अगर आप देखोगे मोलैरिटी इज इक्वल, इज इट 0.3 into 2 into 1000 होल डिवाइड बाय, बेटा 45 नीचे आ जाएगा और यहां पर बन जाएगा हमारे पास 214। सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द मोलैरिटी। ये किसकी मोलैरिटी है,
Na2S2O3 जो हमें निकालनी भी थी। लेट्स सॉल्व इट आउट बेटा। 10 का इस्तेमाल कीजिए बेटा, ये बनेगा 3 into 2 is 6 into 100 बेटा दिस इज 600 होल डिवाइडेड बाय बेटा जरा इसको कीजिए 45 into 214 बेटा 5 1 is 5 5 2 is 10 5 0 5 9 3 3 3 4 3 0 ठीक है। हाँ तो बेटा अब क्या बनेगा, दिस इज 40 डिवाइड बाय 3 4 12 1 कैरी 3 1 3 1 4 3 2 6 तो बेटा ये बन गया 642। तो कैन वी सिंप्लीफाई दिस, ऑब्वियस सी बात है बेटा हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको बेटा इसको छोड़ना नहीं है, वी नीड टू डू दीज कैलकुलेशंस आवरसेल्व्स। सो लेट अस स्टार्ट। क्या बेटा 40 को होगा 642 से? नहीं बेटा, पहले पॉइंट चढ़ जाएगा। बन गया बेटा ऊपर 400, क्या 400 को होगा? नहीं, इट विल बी 0। नाउ दिस हैज बिकम 4000। जरा बेटा अगर 642 को अगर किसी से मल्टीप्लाई भी करोगे ना, जो 4000 के नजदीक बनेगा, दैट इज अराउंड 6। क्यों? देखो बेटा 642 को आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने कैसे अंदाजा लगाया? 6 6 is 36, 6 2 12, 1 6 4 24 1 25, 2 6 6 36 बेटा यही बनेगा 3852। तो बेटा पहला क्या आएगा? 0.06। सो 3852, 4000 में से 3852 बेटा ये आ गया 48, बन गया 3900 148। दिस इज 148 बेटा, 148 मतलब 1480, 1480 642 into 2 2 2 is 4 2 4 8 बेटा बिल्लू बेटा ये बन जाएगा 0.062। तो बेटा इसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.062। आई होप यही आंसर इसका भी है। यस एग्जैक्टली, द आंसर इज 0.062। बेटा इसका आंसर क्या है? 0.062 मोलर। सो आई होप बेटा आज के इस वीडियो से आपने ये सीख लिया होगा कि हाउ डू वी अप्लाई द लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स। ठीक है बेटा, तो जितने भी ये सवाल हैं बेटा प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, और जो भी आपके पास बाकी सवाल हैं जो आप बुक से देखोगे, कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हो, एनसीईआरटी मस्ट है, तो बेटा आप उसको फॉलो कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे बेटा, आई एम प्रिटी श्योर मोर कॉन्फिडेंस विल बी इन यू दैट यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन इन एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, बट इफ़ यू स्टॉप लर्निंग, इफ़ यू स्टॉप प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स बेटा, डोंट एक्सपेक्ट कि आप कुछ अच्छा कर पाओगे। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी मच पेशेंट। नहीं कोई सवाल बन रहा है बेटा, आपको फिर से ट्राई करना पड़ेगा। जो मैंने ये 12 सवाल दिखाए हैं बेटा, ट्राई देम अगेन अगेन अगेन। जब आप इसमें अच्छे से समझ लो, कॉन्सेप्ट सीख लो बेटा, वीडियो को रिवाइंड कर लो, आपको कोई डाउट हो रहा है, डू आस्क मी। आपको मेल आईडी भी बेटा डिस्क्रिप्शन में मिला है, तो आप वहाँ पर भी मेल कर सकते हो, इंस्टीट्यूट में भी मुझसे पूछ सकते हो। यू कैन do that, all the means are available to you. Now it depends upon whether you are really interested in doing that or not, but I hope इस लेक्चर से आपको इन क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलेगी इनको अंडरस्टैंड करने में। तो बेटा टिल नेक्स्ट टाइम, आई होप आप अच्छे से पढ़ोगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।